नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज हैं ओंकार चौधरी जी, वीरेंद्रनाथ भट्ट जी और हम बात करेंगे नमस्कार। क्या चल रहा है। नमस्कार ओंकार जी, नमस्कार वीरेंद्र जी। आरंभ करने से पूर्व सब्सक्राइबर्स कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ये 2 कार्य अवश्य कर लें। तो साहब ओंकार जी ये बताइए कि आज तो मनमोहन जी का बड़ा चल रहा है कि साहब उनके जैसा ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। वैसे तो दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि दिवंगत आत्मा के जो कार्यकलाप हैं, उनकी हम समालोचना ना कर सकें। देखिए, मनमोहन सिंह व्यक्तिगत तौर पर निश्चित रूप से एक ईमानदार नेता होंगे, यानी बेईमानी नहीं की होगी, कहीं से दलाली नहीं खाई होगी, अपना घर नहीं भरा होगा, बड़े-बड़े घोटाले नहीं किए होंगे। लेकिन एज़ प्राइम मिनिस्टर उनकी नाक के नीचे तो बहुत बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। तो उनको बिसरा दिया जाए, उन्हें भुला दिया जाए और अब सब कुछ गुड़ी-गुड़ी बातें की जाएँ, ये किसी भी दृष्टि से ना तो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए और सिस्टम के लिए ठीक है और ना ही ये बेहतरी अगर आप चाहते हैं देश की और जो गलतियाँ हुई हैं उनको याद करके, उन पर मंथन करके और आगे बढ़ा जाए, वैसी गलतियाँ ना हों ऐसा एक आपकी सिस्टम जो बात है पर वो थोड़ा-सा मैं जोड़ूँगा, आपकी बात जी, को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक हल्का से एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। जी, जी। तो बचपन में हमारे पिताजी की पोस्टिंग थी शाहजहानपुर। इरिगेशन डिपार्टमेंट में हुआ करते थे वो। और हम गए गंगा किनारे, क्योंकि शाहजहानपुर और फर्रुखाबाद 2 जिलों के बीच में गंगा जी जो है वो सीमा बनाती है। तो वहाँ गंगा जी के किनारे मौनी अमावस्या के समय कोई होता है ना नहाने वगैरह का, तो वहाँ गए थे। मैं उस समय शायद 9वीं या 10वीं में पढ़ता था। तो साहब हमने एक बड़ा हैरत-अंगेज वाला कार्यक्रम देखा था वहाँ पे। वो जो एक बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत बड़ी बिल्डिंग-शिल्डिंग थी, सब कुछ था। और वो जो वहाँ के जो स्वामी जी थे, उनकी ख़ास बात ये थी कि वो लक्ष्मी का स्पर्श नहीं करते थे। वो लक्ष्मी का स्पर्श नहीं करते थे। लेकिन उनका जो चेला था, वो लक्ष्मी में ही खेलता था। तो हमारे मनमोहन जी जो थे, वो स्वयं तो कुछ नहीं करते थे, लेकिन कोई कर ले उनके नाम पर तो उस पर आपत्ति भी नहीं करते थे। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में यही बात तो कह दी थी। उन्होंने थोड़ा-सा तल्ख़ अंदाज में कही थी कि रेनकोट पहन कर के कैसे स्नान किया जाता है। ये मनमोहन सिंह बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए, जो राजनीति में काम करते हैं। जो बात आपने कही है, लगभग वही बात प्राइम मिनिस्टर ने कही थी। तो मैं ये कह रहा था कि मनमोहन सिंह का जो चयन हुआ था एज प्राइम मिनिस्टर, वो किन परिस्थितियों में हुआ था और सोनिया गांधी ने उन्हीं को क्यों चुना था, प्रणब दा को क्यों नहीं चुना था, उसके पीछे भी एक कहानी है पूरी। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि दूध का जला भी छाछ जो है वो फूँक-फूँक मार करके पीता है। तो पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने थे और पीवी नरसिम्हा राव ने उनके हाथों की कठपुतली होने से इनकार कर दिया था एक तरीके से। जिस तरीके से बाद में एक एडवाइज़र काउंसिल बनाई गई और उसकी चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बना करके उनके तहत कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों को भर दिया गया और मनमोहन सिंह के पहले सरकार के कार्यकाल की तमाम महत्वपूर्ण फाइलें 10 जनपद और उस काउंसिल के पास जाया करती थी। वो किसी से दबा छिपा है क्या?
और मोस्टली फैसले जो हैं वो सुपर प्राइम मिनिस्टर तो सोनिया गांधी ही थी और उनके ये अपने पप्पू जी महाराज भी उसमें उनके डिसीजन मेकर हुआ करते थे। तो एक तरीके से सरकार तो वो लोग चला रहे थे और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह को तो एक पपेट प्राइम मिनिस्टर कहा ही गया है कि वो खुद से कोई फैसला नहीं कर पाते थे और उस समय उनका जो ये गुजरात वाले अहमद थे, अहमद पटेल, वो एक पुल का काम करते थे 10 जनपथ और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच में। किसको पता नहीं है, जो भी दिल्ली में रिपोर्टिंग करते रहे या काम करते रहे या जो यहाँ एडिटर बैठे थे, उन सबको भी पता है और दिल्ली के बाहर भी जितने लोग बैठे हुए थे, उनको भी इन चीज़ों का अंदाज़ा है कि मनमोहन सिंह कैसे प्राइम मिनिस्टर थे। अभी मैं इनके ट्विटर हैंडल पर संजय जी देख रहा था, आर्थिक सुधारों के महानायक कह कर के मनमोहन सिंह को प्रचारित-प्रसारित कर रही है कांग्रेस पार्टी। और दूसरी खबर मैंने ये देखी कि सुबह 8 बजे उनका पार्थिव देह कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जाएगा। तो मुझे इस बात का अफ़सोस है और गुस्सा भी है कि भई टीम लीडर को आप अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए अगर निरूपित करते हैं और श्रेय देते हैं, तो फिर पीवी नरसिम्हा राव का नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं? पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह काम कर रहे थे। अगर प्रधानमंत्री, अगर आपका लीडर स्ट्रॉन्ग फैसले लेने का फैसला ना कर ले, तो एक वित्त मंत्री कैसे काम करेगा? शराब घोटाले के लिए क्या केवल मनीष सिसोदिया जिम्मेदार थे? उसके लिए तो केजरीवाल भी जिम्मेदार थे। क्योंकि कैबिनेट में अगर वो चीज़ें नई शाब आबकारी नीति पारित हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? और अगर केजरीवाल नहीं चाहते, तो क्या आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया नई आबकारी नीति को लाकर के पास करवा सकते थे? तो नहीं करवा सकते थे। इसी तरह आप पीवी नरसिम्हा राव का नाम नहीं लें और आर्थिक सुधारों के महानायक मनमोहन सिंह को बता दें, तो भई मनमोहन सिंह बाद में जब प्राइम मिनिस्टर हुए, तो वो कितने बड़े आर्थिक सुधारों के पुरोधा थे, ये सबको पता चल गया। कितने बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, मुद्रास्फीति की दर 10% से ऊपर रही है, हाहाकार मचा हुआ था। पहले लोगों को 12 सिलेंडर मिलते थे साल में, उनमें से 3 छीन लिए आपने। फिर जयपुर के ही अधिवेशन में मुझे याद है, राहुल गांधी मंच से खड़े होकर के कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी, मेरा ये निवेदन है आपको कि लोग बड़े परेशान हो गए हैं, उनको आप वो 3 सिलेंडर लौटा दीजिए। मतलब एक तरफ ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो जिनके यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है रसोई में, उनको गैस कनेक्शन भी दे रही थी और 1 सिलेंडर तो कम से कम मुफ्त भी दे रही थी। दूसरी तरफ आपका सिस्टम था, आपकी सरकार थी, जो पहले छीन रही थी, फिर बाद में चुनाव के समय उनको वापस लौटा रही थी। कहने का आशय ये है कि मनमोहन सिंह का तो चलो पार्थिव देह कल सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय में पहुँच जाएगा। लेकिन आपने पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव देह के साथ क्या किया था? जहाँ पर शास्त्री जी का स्मृति स्मारक है, उस गोल चक्कर पर वो मिलिट्री की गाड़ी खड़ी रही थी जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी का पार्थिव देह था। इंतजार करती रही कि कांग्रेस मुख्यालय के दरवाजे खोलेंगे और कुछ समय के लिए उनको वहाँ रखा जाएगा। तब उसको हैदराबाद रवाना किया जाएगा क्योंकि ये तय हो गया था कि दिल्ली में तो उनकी अंत्येष्टि भी नहीं होगी। उनको हैदराबाद में ही भेजा जाएगा। वहीं भेजा जाएगा जहाँ वो पैदा हुए थे और वहीं उनकी अंत्येष्टि कराई जाएगी। तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, वो प्रधानमंत्री भी रहे, वो होम मिनिस्टर भी थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति का पार्थिव देह कांग्रेस मुख्यालय केवल इसलिए ले जाया जाएगा क्योंकि सोनिया गांधी के यस मैन नहीं थे वो, या वो रीढ़ दिखाते थे, रीढ़ विहीन नहीं थे, वो कठपुतली नहीं बने थे, इसलिए उनका पार्थिव देह कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाएगा। तो इन्होंने अतीत में जो कारनामे कर रखे हैं, वो
याद ना किए जाएं और सारी गुड़ी गुड़ी बातें की जाएं और मनमोहन सिंह की केवल और केवल प्रशंसा की जाए, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कामों का, उनके डिसीजंस का आकलन ही ना किया जाए, ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं होगा। जी, वीरेन जी। सर, मनमोहन सिंह जी की बात हो रही है तो मैं केवल आपको 3 फिगर देना चाहता हूं। 18/6/18 1960 में अगर दुनिया के लोगों की इंक्लूडिंग सब सहारा अगर पर कैपिटा इनकम अगर $1 थी तो इंडिया में 18 सेंट थी। और 91 आते आते ये 6 सेंट हो गई और 2014 में ये फिर 18 हुई। तो हमको तो ये नेहरूवियन मॉडल के चलते हमको जो है 64 साल लगे अपनी 1960 की पर कैपिटा इनकम को वापस पाने में। और मनमोहन सिंह जो है 1971 से लेके 1991 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, उसके बाद 91 में वित्त मंत्री बनने के पहले प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर, उसके बाद 5 साल वो फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद 10 साल प्राइम मिनिस्टर। तो उनका करीब जो है ये मेरे पास जो आंकड़ा है वो करीब 46 साल का रिकॉर्ड है। इस 46 साल में ये हुआ है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम जो 1960 में थी वो 2014 में हमको वापस मिली है, इकोनॉमी रिफॉर्म के लगभग 24 साल चलने के बाद। और 1974 में जब मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे तब उस समय इन्फ्लेशन मात्र 29% था और जीडीपी की ग्रोथ रेट मात्र 1% थी। आज जो है इन्फ्लेशन जो है 6% होता है तो हमें कहा जाता है कि देश में बहुत महंगाई की मार जनता झेल रही है। और आपको याद होगा अभी हाल में पीयूष गोयल का बयान आया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट में से फूड आइटम को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वास्तव में इट इज बिकॉज ऑफ फूड आइटम, एडिबल ऑयल और सब्जियां और दालें। अगर इनको बाहर कर दिया जाए तो हमारा इन्फ्लेशन नॉर्मल है 3% है। और मनमोहन सिंह के जमाने में जब वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे 70 के दशक में, तब राज्य कर्मचारियों के लिए एक योजना लागू की गई थी, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, सीडीएस, जिसमें हर राज्य कर्मचारी को जिसको राज्य के कोषागार से वेतन मिलता था 4 से 6% अपने वेतन का सीडीएस में कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। अगर कोई सरकार ये योजना आज लाए तो दंगे हो जाएंगे देश में, संभाले नहीं संभलेगा। तो 1971 से 91 तक जो है आपका 20 साल 30 साल जब वो सारे पद पे रह लिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और आरबीआई गवर्नर और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, तो 91 में उनकी उम्र थी 59 ईयर्स। और 59 ईयर्स की उम्र में कोई क्रांतिकारी नहीं होता, कोई व्यक्ति जो है रिफॉर्मर नहीं बनता। वो इसलिए वित्त मंत्री बने थे कि वो कांग्रेस के इकोसिस्टम के डार्लिंग थे। वो नेहरूवादी नीतियों को उन्होंने लागू किया। जिस आदमी ने इकोनॉमिक डिजास्टर को क्रिएट किया और 90 में सोना गिरवी रखने की नौबत आई, आज उस आदमी को इकोनॉमिक रिफॉर्म का और भारत की आर्थिक नीतियों की सफलता का महान नायक बताया जा रहा है। ये इतिहास है उनका 71 से 91 के बीच का। और मैं वीरेन जी, वो अमेरिकन डीप स्टेट के भी बहुत प्रिय थे जी। और मैं उनको, और जो उनका 24 जुलाई 1991 को जो उनका भाषण है, जो उनका बजट स्पीच है, और जो जयराम रमेश जो इस समय कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, उनकी किताब 2015 में आई है, टू द ब्रिंक एंड बैक, यानी हम गड्ढे में चले गए थे कैसे वापस आ गए। उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह को कोट किया है, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और ये उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो थे, जो वामपंथी थे, विक्टर ह्यूगो, उनको कोट किया था। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि मनमोहन सिंह ने कैसे ये बताया कांग्रेस के लोगों को कि वी आर डूइंग रिफॉर्म्स विद ए ह्यूमन फेस। और फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, एलपीजी के दाम बढ़ गए। और उन्होंने कहा कि उसके बाद इतना कांग्रेस के अंदर मिनी रिवोल्ट हो गया। और 3 अगस्त को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई 91 में। उसके बाद 27 अगस्त को, 28 अगस्त को, 29 अगस्त को, एक महीने में 5 बार कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। और कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए
जो रिफॉर्म पेंडिंग थे, जीएसटी का बिल पार्लियामेंट में 2005 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया था और वो फिर संसदीय समिति को रेफर हो गया था। जीएसटी बिल अटल जी के समय 2003-4 में ड्राफ्ट हो गया था। 10 साल ये बैठे रहे और कांग्रेस और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आम राय बन गई तो सारी पार्टियों की सहमति से बिना वोटिंग वॉइस वोट से वो बिल लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो गया। और उसको राहुल गांधी अब बताते हैं कि जीएसटी माने गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी माने गृहस्थी सर्वनाश टैक्स। कांग्रेस कहती है कि नई पेंशन स्कीम बड़ी खतरनाक है, मुख्यमंत्री ने कहा इसको लागू नहीं करेंगे अशोक गहलोत को, लेकिन उनको याद होगा कि पेंशन फंड रिफॉर्म डेवलपमेंट अथॉरिटी 2013 में पास हुआ था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई थी, केवल 2 राज्यों ने मना किया था, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। बीजेपी सरकार बनने के बाद त्रिपुरा भी मान गया, बंगाल में आज भी लागू नहीं है। तो ये तो कांग्रेस की है असलियत। और नेहरूवादी नीतियों के चलते जो डिजास्टर देश की जनता ने फेस किया, लेकिन मनमोहन सिंह का निरंतर प्रमोशन होता गया और वो जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से 10 साल देश के प्राइम मिनिस्टर बने रहे। भारत के इतिहास में ऐसे वो अकेले प्राइम मिनिस्टर अभी तक हैं जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी लोकसभा में नेता सदन नहीं थे, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे और नेता सदन हमेशा प्रणब मुखर्जी रहे हैं 2012 तक राष्ट्रपति बनने के पहले। तो ये पहली बार हुआ है कि देश में कि राज्यसभा का सदस्य 10 साल देश का प्राइम मिनिस्टर रहा हो। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक मेरे मित्र हैं राहुल श्रीवास्तव थे, ये नेशनल अफेयर एडिटर इंडिया टुडे में, उन्होंने इंटरव्यू किया था चंद्रशेखर जी का 2004 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। तो चंद्रशेखर जी ने कहा था कि बहुत बहुत बधाई, मैं मनमोहन सिंह जी को जानता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना करके सोनिया गांधी जी बहुत बड़े जोखिम को जन्म दे रही हैं। भारत की जनता गैर राजनीतिक व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी और एक दिन ऐसी देश में चिंगारी उठेगी और एक व्यक्ति उठेगा और उसके साथ जो आंधी उठेगी वो कांग्रेस को उड़ा ले जाएगा। और ये बात उन्होंने फिर दोहराई नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद। देखिए, जो मैंने 2004 में कहा था वो 14 में सामने आ गया। तो ये जो बताया जा रहा है कि बहुत बड़े महानायक थे और बहुत रिफॉर्म किया था, वो कितने बड़े प्राइम मिनिस्टर थे वो आपको पता है। और 1991 से 96 का जो कार्यकाल है उसमें असली जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट और जो स्टेट्समैनशिप नरसिम्हा राव की थी, उसके लिए ये अभी अवेलेबल है वॉक द टॉक जो शेखर गुप्ता का है नरसिम्हा राव के साथ, उसको देखना चाहिए। और मनमोहन सिंह तो हर साल में 3 बार अपना इस्तीफा लेके राव साहब के पहुंच जाते थे। एक बार अटल जी ने उनकी बहुत आलोचना की थी, तो राव साहब ने कहा जाओ, आपको अटल जी ने बुलाया है, उनके यहाँ भोजन पे जाओ। तो मनमोहन सिंह उनके अटल जी के घर गए डिनर पे, तो अटल जी ने उनको कहा कि भाई हम लोग राजनीति में हैं, लोकसभा में हमको राजनीतिक बात करनी पड़ती है, अगर हम आपका इस्तीफा मांगते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपका इस्तीफा वास्तव में मांग रहे हैं। जनता की जो निराशा है, जनता की जो नाराजगी है, उसको हमें आर्टिकुलेट करना पड़ता है। तो और इसीलिए एक ने कहा था उनके बारे में, ही वॉज ए अंडररेटेड पॉलिटिशियन एंड ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट। ये बात है तो ये जो आज आइए थोड़ा विषयांतर करते हैं, क्योंकि और जो मुख्य विषय और भी चल रहा है। ये तो मनमोहन सिंह में वैसे भी मुझे लगता है कि देश ने तो उनको एक प्रकार से रिजेक्ट ही कर दिया, और वैसे भी इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद भी उनको जो है सब कोई बात सामने आ गई। एक जो विषय चल रहा है वो हम देख रहे हैं कि साहब के ये जो संघ परिवार है इसमें 2 धाराएं चल रही। एक तो योगी की धारा चल रही है और दूसरी धारा जो है वो सरसंघ चालक जी ने चला दी। और सरसंघ चालक जी ने जो कहा उसका प्रतिकार उनके ही मुखपत्र ने कर दिया। तो साहब आप तो इन चीजों पर निकट दृष्टि रखते हैं, ओंकार जी आप जरा समझाएं कि ये चल क्या रहा है। देखिए, एक बार आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान की यात्रा पर और वो जिन्ना की मजार पर पुष्प चढ़ा आए और उनको सेकुलर बता आए।
तो बहुत सारे लोगों ने उस समय टिप्पणी की थी कि एक्चुअल में वो जिन्ना जी की मजार पे पुष्प नहीं अर्पित करके आए हैं, ऐसा लगता है कि अपनी पर ही कराए हैं। और उसके बाद क्या हुआ उनके साथ वो हमने आपने सबने अपनी अपनी आंखों से देखा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके विरुद्ध जिस तरह की बस खुली बगावत ना कह करके, उसको आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, अरुण जेटली हो तो, सुषमा स्वराज हो तो, तमाम नेताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी की न केवल निंदा की बल्कि उनसे दूरी बना ली। और ये स्थिति हो गई भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और आरएसएस के भीतर भी कि उनको रिजाइन करना पड़ा प्रेसिडेंटशिप से, और वो पूरी तरीके से अलग थलग हो गए। उनकी राजनीति का अंत भी एक तरीके से हो गया। और 2009 के इलेक्शन में जो परिणाम आए थे, मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी सीधे टपक करके आ गई थी 138 से 115 पर, अगर मैं फिगर में गलती नहीं कर रहा हूं। 115 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस जिसको 145 सीटें मिली थी 2004 में, उसको 206 सीटें मिल गई, 205 सीटें मिल गई 2009 में। तो वही हाल इस समय हम संघ में भी देख रहे हैं। और वैसे भी मैं तो एक अपने प्रोग्राम में कह रहा था, और वीरेंद्र नाथ भट्ट से ही कह रहा था कि भैया 2009 से आप संघ प्रमुख हैं, 15 साल हो गए, और ऐसा तो है नहीं कि संघ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है या ऐसा हुआ नहीं है इससे पहले। एक संघ प्रमुख मुझे याद है, आयु हो रही थी, स्वास्थ्य का भी मामला था, और उन्होंने स्वेच्छा से ही अपना पद छोड़ दिया था ताकि दूसरे आकर, जी सुदर्शन जी ही थे, तो ताकि दूसरे आकर के अपना सेवा करें। तो भाई अगर आपकी उम्र भी हो गई है, आप अगर ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे हैं और आप लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, लगातार आप सुर्खियों में भी बने हुए हैं, जबकि आम तौर पर संघ की एक परंपरा रही है कि जो भी सर्वोच्च पदों पर रहते हैं वो सीधे प्रेस में बोलने से बचते हैं। और व्यवस्था तो यहां तक रही है कि जब इनके इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर प्रेस को अनुमति नहीं दी जाती रही है। ये सारे परिवर्तन इधर ही हम देख रहे हैं। ये इंटरव्यूज भी देते हैं, इनके कार्यक्रमों की लाइव कवरेज भी होने लगी है, ये सहज मीडिया के लिए उपलब्ध भी हैं, और मुझे लगता है कि सुर्खियां पाने का एक रोग भी लग गया है। तो ये सब जो कुछ चल रहा है, इससे अगर उनके संघ परिवार के भीतर ही अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, और उनकी मैगजीन, संघ की ही समझी जाने वाली मैगजीन, उन्हीं के फंड से चलने वाली मैगजीन में अगर उनके विचारों से पूर्णतः असहमति व्यक्त करते हुए आलेख प्रकाशित हुआ है, तो फिर उनको जरा समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में अभी तो खामोशी है, और उनका अपना एक अनुशासन है, इसलिए खामोशी है। पर जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, उसकी आलोचना करना या उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया देना कि साहब कब तक मस्जिदों के नीचे शिवलिंग ढूंढे जाते रहेंगे या मंदिर ढूंढे जाते रहेंगे। मैं तो कहता हूं जब तक अंतिम मंदिर मुक्त ना हो जाए तब तक ये मुहिम बंद नहीं होनी चाहिए, और अगर अब ये काम नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। जी जी वीरेन जी, तो वैसे तो देखिए, ये माना जाता है कि ये जो ऑर्गेनाइजर जिसमें ये लेख छपा है, ये तो सीधे सर कार्यवाह के निर्देशन में चलता है। तो यदि सर संघ चालक कुछ कह रहे हैं और सर कार्यवाह के निर्देशन में चलने वाला मुखपत्र कुछ कह रहा है, तो क्या दो फाड़ हो गए हैं? नहीं, दो फाड़ तो ये तो पारंपरिक जो जो चुनावी राजनीति के लिए ये तो मीडिया नैरेटिव है, दो फाड़। और ये जनता पार्टी के बनने के बाद जो पार्टियां बनती बिगड़ती रही है पिछले 45 सालों में, उसके चलते ये नैरेटिव बड़ा मजबूत हो गया है। संघ के लोग ये कहते हैं, ऑफिशियली भी कहते हैं कि
5 जन हमारा जो है कोई ऑफिशियल हमारा ऑर्गन नहीं है, हमारी विचारधारा का समर्थन करता है। उनका ऑफिशियल तो जो पत्रिका है वो तो राष्ट्र धर्म है, जो लखनऊ से निकलती है, और 50 के दशक में अटल जी इसके संपादक हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो और जो उसके संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के, वो हैं प्रफुल्ल केतकर। वो बहुत ही आर्टिकुलेट व्यक्ति हैं और सारे विषयों पर, खास करके जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विषय है, क्रिश्चियन मिशनरी का जो अभियान है देश में, उस सब के बारे में उनकी बड़ी स्पष्ट राय है और एक वैचारिक फ्रेम के अंदर वो बात अपनी कहते हैं। और उन्होंने कल जो बहुत स्पष्ट कहा है, इट्स एन इश्यू ऑफ सिविलाइजेशनल जस्टिस। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है, कोई उसमें नो मिसिंग ऑफ वर्ड्स। केवल नई बात केवल ये है, अटल जी के समय से जब एनडीए गवर्नमेंट थी, तब भी आरएसएस आर्थिक विषयों पर गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता था। और मुझे आज भी याद है 99 में या 98 में, जब इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार की मोनोपोली को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पार्लियामेंट में आया था, तब जंतर मंतर पे बड़ी सभा हुई थी, और उसमें संघ के अर्थशास्त्री समझे जाने वाले दत्तोपंत ठेंगड़ी ने अटल जी को गद्दार तक कह दिया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अशोक सिंघल भी थे, उसमें इस बिल का बड़ा विरोध किया गया था। और जो स्वदेशी जागरण मंच के जो नेता थे अश्वनी महाजन, मैंने उनसे एक बार पूछा था दिल्ली में कि आप लोग ये कम्युनिस्टों की भाषा क्यों बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे आवाज में, हमारी बात में पंच आता है, एक एज आता है, और मीडिया इसको, हमारी खबर को महत्व देता है। तो स्वदेशी जागरण मंच को मोदी जी ने 10 साल से उसकी आवाज को म्यूट कर रखा है। वो ज्यादा नहीं उछल कूद कर रहा है, वरना रिफॉर्म नहीं हो पाते। लेकिन अटल जी के समय स्वदेशी जागरण मंच और सीपीएम कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे। तो ये पहली बार हुआ है कि जो संघ का जो कोर विषय है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसके ऊपर दो राय उभर के सामने आई हैं। और संघ के जो प्रमुख हैं, उनको तो अब कुछ लोग संघ के आला हजरत भी कहने लगे हैं कि वो सेकुलर हो गए हैं। हाँ, कि वो सेकुलर हो गए, आला हजरत मोहन भागवत साहब। तो ये पहली बार हुआ है कि ये ऐसा मतभेद पहली बार सामने आया है। लेकिन ये जो बयान है मोहन भागवत जी का, ये इट इज अगेंस्ट द टाइड। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है, वो पिछले 10 साल से इसी तरह के बयान दे रहे हैं। आप अगर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरक्षण के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया था, डीएनए हमारा एक है, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना है, तो वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। और जितना मुखर हो के योगी जी ने बांग्लादेश और अफगानिस्तान की बात की है, उतना मुखर होकर हमने कभी आज तक मोहन भागवत को बोलते हुए नहीं सुना। मुझे उम्मीद थी कि इस साल के विजयदशमी के अपने उनका जो वार्षिक संबोधन होता है, उसमें जरूर वो कुछ बोलेंगे बांग्लादेश के बारे में। योगी जी ने कल ही बोला है साहबजादों का जो होता है दिवस, कि अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जैसी घटनाएं हो रही, उन्होंने कल भी जिक्र किया है। तो संघ प्रमुख से ये सुनने को नहीं मिला। और यहाँ जितना मैंने देखा है, रैंक एंड फाइल ऑफ द बीजेपी एंड आरएसएस बहुत हैरान है और हैरत में है, और उसको निराशा भी है कि ये बयान क्यों दिया गया, किस संदर्भ में दिया गया, और इसका अल्टीमेट पॉलिटिकल टारगेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किसको संदेश दे रहे हैं। वो संदेश क्या प्राइम मिनिस्टर को है, क्या वो संदेश योगी आदित्यनाथ को है? क्योंकि मेरा तो मानना है कि संभल में काल्की के अवतार का अवतरण हो गया है, तो अब इसमें मुझे कोई शंका नहीं। हाँ, मुझे कोई शंका नहीं, बिल्कुल हो गया है। जिस तरीके से पूरे यूपी में, और अब ये मांग हो रही है कि अगर 1990 से कानपुर के मुस्लिम बाहुल एरिया में मंदिर बंद है, तो मंदिर बंद क्यों है? 1990 में अगर वहां पे मिली जुली आबादी थी और उसमें हिंदू आबादी थी, उसका पलायन क्यों हुआ? उसने औने पौने दामों पे लोग अपने घर बेचकर क्यों भागे? सरकारों ने उनको क्या राहत दी? और इसके लिए जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की भी होगी, खाली जो है ये सपा बसपा की नहीं होगी। जी, तो ओंकार जी क्या माने कि अब बात करता हूँ, ठीक है, योगी का जो चल रहा है मामला, अब आगे चल के
जनता उसी को अंगीकार करेगी। बटेंगे तो देखिए कटेंगे। देखिए योगी आदित्यनाथ इस पर तो हम लोग मिल करके पुणे में भी चर्चा करने वाले हैं। आपने आमंत्रित कर हाँ, ही उसकी तो लिया है। थीम ही है एक जी है तो सेफ है। और अब सुनते हैं कि प्रयागराज कुंभ में एक और नया नारा आ गया है, डरेंगे तो हम्म, मरेंगे। हाँ। सही है, सही है। क्योंकि ये आरोप भी संजय जी लगते रहे हैं ना कि भाई खास तौर से जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उस तरीके से नहीं उतरते हैं, उस तरीके से शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं और दूसरों को संदेश देने में थोड़ा गुरेज रखते हैं। एक आदत सी बना ली है कि ड्राइंग रूम में बैठ करके तो हम तमाम तरह की बातें करेंगे, वीरता दिखाएंगे, बयान वीर के रूप में तो हम स्थापित होंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जो तरह तरह की हिंसाएं होती हैं, गर्दन तक काटी गई है साहब, और इधर बांग्लादेश में क्या क्रूरता नहीं हुई है। मुझे तो हैरानगी हुई ये देख करके, वो दिबांग और कोई एक और बैठे हुए थे शो में और वो आपस में कह रहे थे, शायद संदीप चौधरी और दिबांग बैठे हुए थे और दिबांग बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश का हिंदू है वो बांग्लादेश का हिंदू है, भारत का हिंदू नहीं है। तो फिर ये जो फिलिस्तीन में हमास वालों के लिए तस्वे बहाए जाते हैं, आंसू बहाए जाते हैं, मुहिम चलाई जाती है, ऑल आइज फिलिस्तीन के ऊपर जो है वो केंद्रित करके प्रचार प्रसार किया जाता है, ये सब क्या है फिर? वो तो हजारों किलोमीटर दूर है। बांग्लादेश की सीमाएं और बांग्लादेश तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है और ये तो हमारा हिस्सा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा ये अखंड भारत का हिस्सा रहा है। तो वो हमारे अपने नहीं है। उनके लिए हम सिर्फ जो है वो गाल बजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने एक से अधिक बार बांग्लादेश का जिक्र भी किया है और वहां का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा है कि भैया कुछ सीख लो, सबक ले लो, शिक्षा ले लो कि वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहां के हिंदू छितरे हुए हैं, बटे हुए हैं, कमजोर हैं, इसलिए उन पर सहज आक्रमण हो रहे हैं। अगर एकजुट होंगे तो ये सब नहीं हो पाएगा। और वो तो एक कहावत भी है, अगर बंद मुट्ठी है तो उसकी ताकत ज्यादा होती है, अगर खुली हुई है तो फिर आसानी से कोई भी उस पर हावी हो सकता है। तो ये संदेश चल रहा है संजय जी। और योगी आदित्यनाथ के बारे में जो आपका प्रश्न है, देखिए वीरता को तो जो आपकी भूमि होती है, जो जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, वो भी ऐसे वीरों का सम्मान करती है। और योगी आदित्यनाथ एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। जितने बड़े पुरोधा वो बन करके सामने आ रहे हैं और जितनी निर्भीकता के साथ, बिना किसी इस भय के कि कोई राजनीतिक क्षति हो सकती है या मुझसे कुछ लोग ईर्ष्या करने लगेंगे, कर भी रहे होंगे, या मेरा कोई अहित हो सकता है, इसकी चिंता, इसकी परवाह किए बिना जिस तरीके से वो एक राह पकड़ करके उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक बहुत कहना चाहिए स्पष्ट संदेश दे रहे हैं सबको, हिंदुओं को भी दे रहे हैं, जो गैर हिंदू हैं उनको भी दे रहे हैं, जो बदमाशी करने के आदी हैं उनको भी दे रहे हैं। और जो मेरी आज एक बात है इसमें, जी जी। जो जो भी ये मुहिम चल रही है, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को टॉप लीडरशिप में, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में या संघ में, मोहन भागवत को छोड़ करके किसी को जरा सा भी कोई परेशानी है। अगर परेशानी होती तो जो उन्होंने नारा दिया था हरियाणा के चुनाव के समय भी, महाराष्ट्र के चुनाव के समय भी, उस समय उनको कोई संदेश जाता, पर ऐसा संदेश गया नहीं, बल्कि उसको थोड़ा सा पॉलिश करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उसको एक्सेप्ट किया और उसको आगे चलाया। एक है तो सेफ है का नारा उन्होंने दिया। संघ प्रमुख ने भी उस समय तो ये कहा था कि हिंदू एकजुट रहने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि योगी जी इस समय मुहिम चल रही है उसको लेकर के कोई किंतु परंतु है किसी भी तरह का, किसी भी तरह से। जी संजय जी, मुझे एक बात ये कहनी है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात यूएनओ में कही थी, जब कभी पूरे दुनिया में विश्व में ईसाइयों मुसलमानों पे कोई अटैक होता है तो यूएनओ तुरंत चिंता प्रकट करता है, लेकिन वो हिंदुओं के बारे में शांत रहता है, खामोश रहता है। तो इसके बारे में ये कहा गया था जो लोग राष्ट्रवादी विचारकों ने कि पहले आप अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश तो कीजिए, आप बताइए तो आप हैं कौन। आप तो सेकुलर हैं, आपकी तो गंगो जमन तहजीब है, आपकी संस्कृति मिली जुली हुई है। कम से कम आप संविधान के आर्टिकल 38 में एक लाइन ये जोड़िए, सनातन राष्ट्र भारत। आप ये बताइए तो कि आप हिंदू हैं और दुनिया में थर्ड बिगेस्ट आपकी आबादी है आफ्टर क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। तो जब तक आप जो है अपनी आइडेंटिटी को अंतरराष्ट्रीय पटल पे स्वयं डिफाइन नहीं करेंगे तो कोई क्यों परवाह करेगा आपकी। और 6 महीने से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के ऊपर, और आप कहीं और बहुत लॉबिंग करके आप अभी तक जो है वो इस्कॉन के जो प्रीस्ट को अब तक आप रिहा नहीं करवा पाए, और उसकी बेल एप्लीकेशन जो है 1 महीना आगे के लिए पोस्ट कर दी गई। तो ये सब जो है जिस तरीके से यहूदियों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने जो नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने दुनिया भर में बनाए हैं, उन्होंने उसके बल पर अपना राष्ट्र बनवा लिया इजराइल 1948 में। और आप बांग्लादेश में या बर्मा में या कनाडा में हत्या हो रही है। कनाडा में पिछले 2 महीनों में 50 हिंदू ज्वेलर्स की लूट हुई है। 50 जो वो सारे के सारे इंडियंस थे और हिंदू थे, उनके ऊपर लूट हुई है। और आप जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे तो आप प्रोटेस्ट दर्ज नहीं करा सकते, लेकिन आपके पास नॉन स्टेट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तो होने चाहिए जो आपकी बात को दुनिया के पटल पे रख सके। तो हम लोग केवल जो है ये जो मुख्यमंत्री यहाँ बयान देते हैं और जो संघ प्रमुख जो बयान देते हैं, वो दुनिया के पटल पे कहीं दर्ज नहीं होते। और जबकि इकोनॉमिस्ट ऐसी मैगजीन जो है, जो अंतरराष्ट्रीय मैगजीन जो है, जो एंग्लो सैक्सन मीडिया की बहुत बड़ी एक मुखपत्र है, वो कह रही है कि बांग्लादेश इज द कंट्री ऑफ द ईयर। और बांग्लादेश ये तय नहीं कर पा रहा है कि इंडिया से हम क्या मांगे। आलू मांगे, प्याज मांगे, टमाटर मांगे, चावल मांगे, पेट्रोल मांगे, डीजल मांगे या बिजली मांगे, और पैसा किसी का ना दें। ये स्थिति है। आप तो ये फरमाएं कि साहब की योगी जी का जो ये डंका है वो कैसा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और क्या संघ प्रमुख के कहने का कोई पब्लिक पे असर हुआ है? क्योंकि मैंने जो भी देखा, मैंने 2-3 प्रोग्राम इस पे बनाए, उसमें मेरे ख्याल से 1% लोग भी वो संघ प्रमुख का समर्थन करते हुए नहीं दिखे मुझे। सर योगी पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके बाद जो है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दो लोगों ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी है कि नेशन स्टेट का नैरेटिव क्लियर होना चाहिए। देयर शुड बी नो ग्रे एरियाज। और मोदी जी से ज्यादा इस बात को योगी जी ने स्थापित किया है। असेंबली में साफ साफ कहा है, यह देश भगवान राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, ना कि बाबर और औरंगजेब के आदर्शों पर, मूल्यों पर, नीतियों पर। ये जो है फतवाए आलमगीरी से ये मुल्क नहीं चलेगा। योगी जी ने ये बहुत स्पष्ट कहा है। जब अतीक अहमद के लोगों ने इलाहाबाद में उमेश पाल की हत्या की, तब उन्होंने कहा था असेंबली में कि मट्टी में मिला देंगे। उसके बाद क्या हुआ ये सबको मालूम है। तो योगी जी एक अनअपोलोजेटिक राष्ट्रवादी हैं, और अगर साफ साफ कोई सुनना चाहे तो वो अनअपोलोजेटिक राष्ट्रवादी हिंदू हैं। और इस पैरामीटर पर और इस कसौटी पर संघ प्रमुख बहुत पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। पहले भी पीछे थे, अपने ताजा बयान से वो और पीछे हो गए। पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक वही बात तो मैं बता रहा हूं आपसे कि अब वो और पीछे हो गए हैं। और संघ के लोगों से जब लोग कहते हैं, सुबह शाखा में जो लोग शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने उनसे पूछा है, तो संघ के लोग इस विषय पर चर्चा को टाल देते हैं। और तो वो कहते हैं कि शाखा हम लोग जो है राजनीतिक विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित नहीं करते हैं, इस समय हम लोग सांस्कृतिक और सामाजिक बातें करेंगे।
तो एजेंडा तो तय करने में उन लोगों को महारत हासिल है ही, तो वो सब बच रहे हैं, जनता से बात करने में बच रहे हैं। और जो हमारा स्थानीय विधायक से भी मैंने पूछा था, तो वो भी कह रहा है कि मैं तो कल साहब जो है दिन भर सिखों के कार्यक्रम में व्यस्त रहा, इस बारे में मुझे ज्यादा सोचने का, चर्चा करने का अवसर नहीं मिला। तो सब लोग अभी अवॉइड कर रहे हैं इसके बारे में, 10 लोगों के बीच में चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन जो उनके मन की बात है वो तो चेहरे पे आई जाती है। और योगी जी ने लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली बात करें तो वो पूरी तरह से असहमति जताते हैं संघ प्रमुख। वो कहते हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग है, वो कहते हैं बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और मैंने आपसे कह दिया कि योगी जी जो है अब अनअपोलोजेटिक राष्ट्रवादी के रूप में, मेरा मानना है आज की तारीख में ही इज नंबर 1 इन द कंट्री। और ये मैंने भी कहा है कि योगी जी का कार्यक्रम, जो उनका जो एजेंडा है, वो किसी समुदाय को, किसी संप्रदाय को, किसी मजहब को हानि पहुंचाना नहीं है। केवल जो हमारी प्राचीन विरासत है, हमें उसको वापस लाना है, उसकी पुनर्स्थापना करनी है। अगर बावड़ी खुदवाई अगर बावड़ी मिल रही है और वहां एक्सकवेशन हो रहा है, अगर पृथ्वीराज चौहान का किला वहां मिल रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान के किले की पुनर्स्थापना के लिए मोहम्मद गौरी का सिर काटना हमारी प्राथमिकता नहीं है। जी, तो अभी आपने कहा ओंकार जी, हमारे वीरेंद्र जी ने कहा कि कल्कि जी का अवतार हो चुका है, आप सोचते हैं ऐसा? देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, वैसे तो खुद विराजमान है प्रोग्राम में, वो बता देंगे, पर उनका मानना ये है कि जब इस तरह के अवतार होते हैं तो आसपास का माहौल अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता है। जिस तरह की गतिविधियां इस समय संभल में, चंदोसी में और आसपास के क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रही हैं, और उस प्रकरण के बाद, यानी जो 24 तारीख को घटना हुई थी पत्थरबाजी की, उसके बाद से सब अब दुम दबाए बैठे हैं, कान दबाए बैठे हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। और योगी जी का जब डंडा चलता है ना, तो वो एक एक किसी सेगमेंट की तरफ हमें दिखाई नहीं देता है, चौतरफा कार्रवाइयां होती है। अब वही सांसद जिन्होंने नमाज के समय गलत बयानी करके एक माहौल बनाया था 24 तारीख के लिए, अब वो भागे फिर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर के, कभी पार्लियामेंट के बाहर। और जो उनके आका हैं, जो उनके नेता हैं, उनको भी पता है कि अगर मामला दर्ज हो गया है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया है, तो कोई बचा नहीं पाएगा। और भले ही वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हों कि साहब इसको रद्द करा दीजिए, लेकिन कोर्ट भी क्या करेगी उसमें? कोर्ट क्या कर लेगी उसमें? अगर एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसमें जांच पड़ताल तो होनी है ना। और ऐसा तो है नहीं कि बिना सबूतों के वो सारा कुछ दर्ज हुआ होगा। बाकायदा वो सारी वीडियो और सारे ऑडियो, हो सकता है फ़ोन कॉल भी, ये कह रहे हैं कि मैं बेंगलुरु में था उस समय जब ये हुआ, तो हो सकता है फ़ोन कॉल भी सब शासन प्रशासन के पास हों, बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए जितनी कार्रवाइयाँ इस समय हो रही हैं और जिस तरह का वातावरण वहाँ पर बन गया है, उसी के मद्देनज़र वीरेंद्र जी ने कहा होगा कि साहब कल्कि का अवतार तो हो गया है। अब ये सारी चीज़ें आने वाले भविष्य में और तय हो जाएँगी धीरे-धीरे। लेकिन संजय जी, मैंने एक बात अनुपम जी के साथ भी चर्चा में कहा था, और शायद मैं पहला आदमी था जिसने ये कहा था कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो संभल केंद्रित ही होगा। इन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता की है, 24 नवंबर को वो पत्थरबाजी करके इनको अंदाजा भी नहीं है। ये इसी को कहते हैं आ बैल मुझे मार। वो तब तो केवल वो उस तथाकथित शाही मस्जिद तक मामला सीमित था। अब आप देखिएगा कि क्या-क्या होने वाला है। और ये केवल संभल तक और 22 कूपों के
खोज तक और उनके पुनर्स्थापित करने, पुनर्प्रतिष्ठापित करने तक सीमित रहने वाली चीज नहीं है। ये 19 कूप है, 68 तीर्थ है। इससे आगे बढ़ेगी। ओंकार जी, इससे बड़ी बात यह है, संभल जो है ये 1000 साल यहाँ पे इतिहास है इस्लामिक इन्फ्लुएंस का। तैमूर लंग की जो आत्मकथा है उसमें भी इसका जिक्र है, लोनी का भी जिक्र है। और संभल जो है ये देवबंदी जिहादी इस्लाम का किले के गढ़ में अब जो है भगवा ध्वज स्तंभ अब गाड़ दिया गया है। सबसे बड़ी चुनौती ये है। संभल तो मैं गया हूं, मैंने देखा है वहां पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संभल शहर में भले मुस्लिम आबादी हो, लेकिन संभल का जो रूरल एरिया है वो 99% हिंदू है और उसमें बहुमत यादव और सैनी समाज का है। और समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन के बगैर वहां पे लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकती। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कोई महंत भी हैं वीरेंद्र जी, कोई गिरी नाम के महंत हैं, योग ऋषि गिरी। जी हाँ, वो भी अब खुल करके सामने आ चुके हैं। विष्णु जैन के को सारा जो इतिहास उन्होंने उपलब्ध कराया है और उनकी रिसर्च के आधार पर ही विष्णु जैन ने वहां सिविल कोर्ट में मुकदमा किया था। और ये गिरी जो है ये यादव ही बताए गए हैं। जी 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 जी। तो वहां बड़ा के इंटरेस्टिंग होगा। समीकरण भी बड़े दिलचस्प बन रहे हैं वहां के। अभी तो आप देखें सोशल मीडिया पे यादवों में ठीक ठीक 2 खेमे बन गए, एक सनातनी है और दूसरे जो हैं उनको वो कहते हैं यदमुल्ला। अरे कुदरती से घर वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, देखिए भी आगे आगे होता है क्या। इसीलिए थोड़ा असहज हो गए होंगे हमारे संघ प्रमुख जी। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। ओंकार जी को, वीरेंद्र जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।